रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 19। एक वार्ड में अभिमान और रुचिता बैठे हुए थे। वहां ऋतु आई और बोली, अश्विका को दक्ष उठाकर ले गया था लेकिन किंग उसे फिर से ले आया। उन्होंने दक्ष को मार डाला। सुनने में आया है कि अश्विका को गोली लगी थी लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अभिमान जी गुस्से से बोला, लेकिन इस बार मैं उसे ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि वो लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगा। लेकिन अभी हमें कुछ टाइम के लिए शांत रहना होगा। रुचिता खड़ी होते हुए बोली, आपको चुप रहना है तो रहिए लेकिन मैं नहीं रहने वाली। मैं उस अश्विका को छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझसे किंग को छीना है जिसे मैं सालों से पसंद करती थी। अभिमान जी उसे देखते हुए बोली, तुम जो बेवकूफी करना चाहो कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मर गई थी तो मैं तुम्हारा बदला किसी से नहीं लूंगा। रुचिता फिर से बैठ गई। सूर्यवंशी पैलेस पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन वियान अभी तक नहीं आया। वियान के ना आने से अश्विका भी अपने रूम में थी। वीना जी बोली, ये लड़का कभी सुनता क्यों नहीं, जब उसे पहले ही बता दिया गया था फिर भी नहीं आया। वीना जी बात खत्म होते ही बाहर कुछ कारें आकर रुकी। वियान सबको इग्नोर कर अपने रूम में चला गया। अश्विका जो उसका वेट कर रही थी वह जैसे ही वियान को बोलने वाली थी वैसे ही वियान सीधा क्लोजेट रूम में अपने कपड़े चेंज करने चला गया। अश्विका का सब्र टूटने लगा था लेकिन फिर भी उसने वियान के लिए बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। वियान अपने कपड़े चेंज करके करके सीधा नीचे चला गया। उसने अश्विका की तरफ एक नजर देखा तक नहीं। अश्विका के नाखून उसके हाथ में धंस चुके थे जिससे खून आने लगा था। उसकी आंखें कभी लाल होती तो कभी नॉर्मल। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और खुद को कंट्रोल करने के लिए एक गहरी सांस ली और उसके बाद वह भी नीचे चली गई। अश्विका ने रेड कलर की सीफोन की साड़ी पहनी थी जिसमें वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन से बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी जिससे कोई भी उसे डर से अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे। अश्विका वियान के पास गई जो किसी से बात कर रहा था। अश्विका को अपने पास आता देख वह एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चला गया। अश्विका अब यही सोच रही थी कि वो वियान को कैसे मनाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो वियान को स्माइल करते हुए देखने लगी। 1 मिनट बाद वहां की लाइट्स ऑफ हो गई। सब इधर उधर देखने लगे लेकिन अगले ही पल लाइट्स फिर से आ गई और उसी के साथ एक मीठी सी आवाज सबको कानों में पड़ी। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियों को ना बड़ा देख ले है, प्यार का कैसा नशा मुझ पर चढ़ा। वियान ने जैसे ही अश्विका की आवाज सुनी तो उसने पीछे पलटकर देखा। अश्विका उसकी तरफ ही एक प्यारी सी स्माइल के साथ देख रही थी। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियों को ना बड़ा देख ले है, प्यार का कैसा नशा मुझ पर चढ़ा। कैसा नशा मुझ पर चढ़ा, कैसा नशा मुझ पर चढ़ा, मुझ पे चढ़ा, तुझ पे चढ़ा, मुझ पे चढ़ा। कैसा नशा मुझ पे चढ़ा, कैसा नशा मुझ पे चढ़ा, मुझ पे चढ़ा, तुझ पे चढ़ा, मुझ पे चढ़ा। जय हैरानी से बोला, बॉस की आवाज इतनी अच्छी है, इन्हें तो सिंगर होना चाहिए था। कसम से ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाती। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबिया बेचैनिया है जवां, मेरी नजर ढूंढे तुझे तू कहां। हाँ तुझको मैं आंखों का काजल बना लूं। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबिया बेचैनिया है जवां, चाहूंगी मैं यूं ही तुझे बेपनाह, तुझको खुशी सा लबों पे सजाओ लूं। अश्विका वियान के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बीचों बीच लाने लगी। वियान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह तो बस अश्विका को देखे जा रहा था। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियों को ना बड़ा देख ले है, प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। कैसा नशा मुझ पे चढ़ा, कैसा नशा मुझ पे चढ़ा, मुझ पे चढ़ा, तुझ पे चढ़ा, मुझ पे चढ़ा। अश्विका वियान के गले में हाथ डालकर अपना फेस वियान के फेस के करीब ले जाकर बोली, रूप हूँ तेरी धूप हूँ, तू सूरज है मन का मेरे, या घनी मैं हूँ रोशनी, अब चलती हूँ ढलती हूँ तुझको ही झूमे। मैं एक पहर तो कहे ठहर तो जाऊँ ना, डर से तेरे हर घड़ी मुश्किलों भरी क्यों लगती है, जो भी गुजरती है बिन तेरे। तू मिले तो सिलसिले हो वो शुरू, जो है खुदा की रजा, तेरे बिना है जिंदगी बेमजा। तू मिले जाए तो मैं जहां से छुपा लूं। अक्षरा जी बोली, मुझे लगता है कि वियान अश्वी से नाराज है। वीना जी बोली, मुझे भी यही लगता है। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबिया बेचैनिया है जवां, मेरी नजर ढूंढे तुझे तू कहां आ, तुझको मैं आंखों का काजल बना लूं। ओ बेखबर रुद्र ने तमन्ना को अपनी बाहों में भर लिया। प्रवीण प्रार्थना को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आज मैं मेरे साले से बात करूंगा। प्रार्थना साला सुनकर प्रवीण को घूरने लगी। ओ प्यार भी क्यों कभी कभी कर देता परेशानियां। हर जगह वो ही वो लगे, वो आशिक अनाड़ी जो दिल दे के लेता। या पास भी हो वो दूर भी ये क्यों हो, वो बतलाए ना दिल डरे मिन्नतें करे, अब उसको ये बोलो कि आए तो जाए ना। बेपताह अगर हो पता क्या है यही दिल की खता की सजा। वियान अश्विका का हाथ हटाकर वहां से जाने लगा लेकिन अश्विका ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। खुद में ही मैं होती हूँ क्यों लापता, मैं जानू ना इस दिल को कैसे कैसे संभालूं। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबिया बेचैनिया है जवां, मेरी नजर ढूंढे तुझे तू कहां।
आ तुझको मैं आंखों का काजल बना लूं, ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियों को ना बढ़ा। आ देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। कुछ लोग कहने लगे, दोनों कितने क्यूट है, लगता है किंग अपनी क्वीन से नाराज है और क्वीन उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। ओ बेखबर ओ बेकदर बेताबियों को ना बढ़ा, आ देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। कैसा नशा मुझ पे चढ़ा, कैसा नशा मुझ पे चढ़ा, आ देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। वियान को सबके सामने बार बार अवॉइड करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने इस बार जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो अभी भी उससे नाराज था। अश्विका वियान के गले में हाथ डालकर बोली, अब नाराजगी छोड़ भी दीजिए, हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। वियान ने उसकी कमर पर हाथ रखा और बोला, प्रोमिस। अश्विका ने सिर हिला दिया और सबके सामने वियान के होठों पर होंठ रख दिए, जिससे सब लोग हुटीन करने लगे। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वियान अश्विका को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अश्विका बहुत सुंदर लग रही थी। वियान बहुत देर से अश्विका को देख रहा था, लेकिन अश्विका को इस बारे में पता नहीं था। पार्टी खत्म होते ही सब लोग चले गए। अश्विका रूम में बैठी वियान का वेट कर रही थी। वियान अंदर आया, उसका फेस बहुत सीरियस था। अश्विका भी बैठी किसी सोच में गुम थी। वियान के आते ही अश्विका होश में आई और वियान के गले में हाथ डालते हुए बोली, वियू, हमें आपका होना है। वियान ने अश्विका की आंखों में देखा और वो समझ गया कि उसने मना किया तो वो फिर से आपे से बाहर हो जाएगी। वियान ने अश्विका की कमर पर हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अश्विका वियान की आंखों देखते हुए पागलपन के साथ बोली, जब तक दिल धड़केगा धड़कन हमारी होगी, जब तक सांसें चलेगी जान हमारी होगी, जब तक जिंदगी रहेगी प्यार सिर्फ हमारा रहेगा, हम आपको प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वियान ने अश्विका को और कसकर पकड़ा और उसके होठों पर होंठ रख पैशनेटली किस करने लगा। उनकी किस हद से ज्यादा पैशनेट थी। वो दोनों बिना किस ब्रेक किए बेड पर गए। अश्विका पहले की तरह शाय नहीं थी, वो आज बहुत ज्यादा वाइल्ड थी, जैसे वियान को खा जाएगी। उसकी वाइल्डनेस देख वियान भी वाइल्ड होने लगा था। उन दोनों के कपड़े नीचे गिरे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को खुद में समाना चाहते हो। उनका रोमांस फ्लो पर था। आसमान में चांद एक बार फिर उन दोनों के मिलन का गवाह बन रहा था। थककर दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो चुके थे। सूरज की किरणें जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, जिससे वियान की आंखें खुल गईं। वियान की आंखें खुलते ही उसकी भूरी आंखें पागलपन से देखती उन दो हरी आंखों से जा मिली। अश्विका वियान के होठों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय किंग। वियान अश्विका को देखने लगा, जिसके फेस पर एक अलग ही ग्लो था। ये वियान के प्यार का असर था। वियान अश्विका के ऊपर आते हुए बोला, एक बार फिर बोलो। अश्विका वियान के गले में डालते हुए बोला, माय किंग। वियान अश्विका के मुंह से माय किंग सुनकर बहुत खुश था। उसने अश्विका को गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। उसने उसे बाथटब में लेटाया। अश्विका ने पानी से भरे बाथटब में उसे खींच लिया, जिससे वो उसके ऊपर गिर गया, जिससे बाथटब का कुछ पानी बाहर गिर गया। वियान अश्विका से बोला, बनी, ये सब बार बार तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अश्विका ने बिना कुछ कहे उसके होठों पर होंठ रख दिए, जिससे एक बार फिर उनका वाइल्ड रोमांस शुरू हो गया। 2 घंटे बाद वो दोनों बाहर आए। दोनों ने बाथरोब पहन रखा था। वियान ने अश्विका को गोद में उठा रखा था। अश्विका का गले पर बहुत सारे लव बाइट थे। वियान के गले पर लव बाइट और उसकी चेस्ट पर नाखून के निशान दिख रहे थे, जो बहुत गहरे थे। वियान ने अश्विका की एक ड्रेस निकाली और उसे थमाते हुए बोली, जाकर कपड़े पहनो। अश्विका बोली, आप ही पहना दीजिए। वियान ने उसे बैठाया और उसका बाथरोब उससे अलग कर दिया, जिससे उसके पूरे बॉडी के लव बाइट क्लियर दिखने लगे। वियान ने दवा निकाली और अश्विका के लव बाइट्स पर लगाने लगा, लेकिन अश्विका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, इन्हें रहने दीजिए, हमें ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। वियान उन लव बाइट्स की तरफ देखते हुए बोला, इन पर स्वेलिंग आ जाएगी। अश्विका भी लव बाइट्स को देखते हुए बोली, नहीं आएंगी। अश्विका ने दवा रखी और उसे कपड़े पहनाने लगा। अश्विका वियान के हैंडसम फेस को देख रही थी। वियान उसे कपड़े पहनाकर उसके बाल ड्राई से सुखाने लगा। अश्विका ने उसका हाथ पकड़ा। वियान उसकी तरफ देखने लगा। अश्विका ने उसे अपने पास बैठाया और बोली, आप मुझसे इस वक्त कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं। वियान कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बोला, उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था? अश्विका उस दिन को याद करने लगी। उस दिन को याद करते ही उसकी इमोशनलेस आंखों में पानी आ गया। उसने वियान का हाथ कसकर पकड़ लिया। वियान अश्विका को देखते ही समझ गया कि उसके अंदर तूफानों का सैलाब उठ रहा है। अश्विका इस वक्त गुस्से, बेबसी और दुखी थी। वियान उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो तुम कुछ और वक्त ले सकती हो।
अश्विका ने अपना सिर हिलाया और बोली, हम आपको जरूर बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। तारानकन अश्विका शाश्वत जी और अहाना जी के साथ सूर्यवंशी पैलेस से निकल गए। उनकी कार गार्ड्स की कार के बीचों बीच चल रही थी। आधे रास्ते में आकर उनकी कारें रुक गई। शाश्वत जी ड्राइवर से बोले, क्या हुआ? ड्राइवर आगे देखते हुए बोला, महाराज, सामने कुछ कारें रास्ता रोके खड़ी हैं। अहाना जी और शाश्वत जी की नजरें मिली। दोनों को कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा था। अहाना जी ने अश्विका को कसकर पकड़ कर लिया। शाश्वत जी के गार्ड्स कार से बाहर निकलकर उनकी कार के चारों तरफ खड़े होकर प्रोटेक्ट करने लगे। शाश्वत जी अश्विका को अपनी गोद में लिया और बोले, राजकुमारी, हमारा आदेश है, जब तक हम ना कहें आप कार से नहीं आएंगी। अश्विका शाश्वत जी की आंखों में देखते हुए बोली, महाराज, आपको पता है हम वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है। शाश्वत जी ने अहाना जी की तरफ देखा। अहाना जी अश्विका को ऑर्डर देते हुए कहा, राजकुमारी, आप कार से बाहर नहीं आएगी, ये हमारा ऑर्डर है और कोई भी हमारे ऑर्डर को ना माने ये हमें नहीं पसंद। अश्विका भी उसी अंदाज में बोली, और हमें भी नहीं पसंद कि कोई हम पर अपना ऑर्डर थोपे। अहाना जी हताश होते हुए बोली, आपने हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा बेटा। अश्विका कुछ समझ पाती उससे पहले ही अहाना जी और शाश्वत कार से बाहर निकले और कार को लॉक कर दिया। अश्विका डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी लेकिन वो नहीं खुला। अश्विका गुस्से से बाहर देखने लगी। बाहर सामने खड़ी कारों में से गार्ड निकले और एक कार में से एक आदमी उतरा। उस आदमी को देखते ही शाश्वत जी बोले, राघव। अश्विका चुपचाप बाहर देख रही थी, वह भी उस आदमी को देखकर हैरान रह गई और उसके मुंह से निकला, मामा जी। अहाना जी बोली, राघव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपको सुबह ही कॉल पर कहा था कि हम आ जा रहे हैं। राघव हंसते हुए बोला, अहाना, मैं अच्छे से जानता था कि तुम आ रही हो, इसलिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। अहाना जी को उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई तो वो बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? राघव बोला, पता नहीं पापा ने क्या सोचकर तुम्हें गद्दी पर बैठा दिया, तुम तो उसके लायक ही नहीं हो। उस गद्दी पर तो मुझे होना चाहिए। अहाना जी बस चुपचाप राघव को देखे जा रही थी। राघव आगे बोला, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोग कभी वापस ना लौट पाओ। शाश्वत जी राघव को घूरते हुए बोला, मतलब पापा के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया है? राघव शाश्वत जी की तरफ देखते हुए स्माइल कर बोले, अरे वाह जीजा जी, आप तो बड़े स्मार्ट निकले, लेकिन आपको बहुत देर हो चुकी है। मैंने सिर्फ पापा के साथ जो हुआ उसमें ही नहीं, हर काम में मैं शामिल हूँ। अहाना जी अचानक राघव को अविश्वास से देखने लगी। वो 2 कदम पीछे हट गई। शाश्वत जी ने उन्हें संभाला, वह भी राघव को गुस्से से देख रहे थे। अहाना जी अचानक राघव को अविश्वास से देखने लगी। वो 2 कदम पीछे हट गई। शाश्वत जी ने उन्हें संभाला, वह भी राघव को गुस्से से देख रहे थे। अहाना जी अटकती हुई आवाज में बोली, मतलब हमारे बेटे को आपने ही मारा था और अश्विका के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपने किया? राघव जी एक डेविल स्माइल के साथ बोले, हाँ, सब कुछ मैंने किया। अहाना जी खुद को संभालते हुए बोली, लेकिन तुमने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? राघव दांत पिसते हुए बोला, क्योंकि मैं उसे बहुत नफरत करता हूँ। उसने मेरी जगह तुम्हें गद्दी पर बैठाया। हाँ, मानता हूँ कि गद्दी पर सिर्फ लड़कियां बैठती हैं, लेकिन मैं गद्दी चाहता हूँ। मैंने गद्दी के लिए माँ को मार डाला। तुम्हारे बेटे को मारने की बात और माँ के मारने की बात उसे पता चल गया था, इसलिए मैंने उसे बेड पर लेटा दिया। अहाना जी अब बहुत गुस्से में थी। अश्विका कार में बैठी सब कुछ शांति से देख रही थी। राघव अपने लोगों से बोला, पकड़ो इन्हें। अहाना जी के गार्ड भी आगे आ गए और वहां एक बैटल शुरू हो गया। अहाना जी ने शाश्वत जी से एक गन ली और वो दोनों भी फायरिंग करने लगे। अश्विका की कार में बैठी गुस्से से बाहर देखने लगी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी। उसकी हरी आंखों में कभी लाल खून की डोरियों का जाल फैलता तो कभी गायब हो जाता। उसकी सांसें गुस्से से फूलने लगी थी। कुछ ही देर में अहाना जी के गार्ड्स मार दिए गए, क्योंकि राघव के कुछ गार्ड्स ने उन पर पीछे से हमला किया था। राघव जी ने पीछे से आकर अहाना जी के सिर पर एक डंडा मारा। शाश्वत जी पीछे मुड़े, लेकिन तब तक उनके सिर पर भी डंडा आकर लगा। दोनों अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गए। शाश्वत जी ने खुद को छोड़कर अहाना जी को संभाला। राघव के आदमियों ने अहाना जी और शाश्वत जी को पकड़ लिया। राघव जी ने अपने एक आदमी से चाकू लिया और बोले, अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, उसके बाद गद्दी मेरी हो जाएगी। ब्लैक मून आइलैंड पर सिर्फ मेरा राज होगा। अहाना जी हंसते हुए बोली, भूल जाओ राघव, क्योंकि तुम जैसा घटिया आदमी कभी भी उस गद्दी को हासिल नहीं कर सकता। राघव अहाना जी के गले की तरफ देखते हुए बोला, वो पेंडेंट कहाँ है? शाश्वत जी भी हंसते हुए बोले, उसे जिसके पास होना चाहिए था वो उसके पास है और तुम चाहकर भी उसके पास से वो नहीं ले सकते। अगर हिम्मत है तो ले लो।
राघव जी के फेस पर खौफ आ गया। वो उस खौफ को छुपाते हुए बोले, मतलब वो पेंडेंट अश्विका के पास है। अहाना जी और शाश्वत जी ने राघव को कोई जवाब नहीं दिया। अश्विका से अब और नहीं रहा गया। वो डोर पर जोर से मारने लगी, जिससे डोर हिलने लगा था। अश्विका ने एक जोरदार किक डोर पर मारी, जिससे डोर टूटकर नीचे गिर गया। अश्विका गुस्से में बाहर आई। अश्विका को देखते ही राघव जी के गार्ड्स डर से 10 कदम पीछे हट गए। खुद राघव जी भी 2 कदम पीछे हट गए। राघव जी की नजर अश्विका के गले में पहने पेंडेंट पर गई, जिससे उसका लालच उसके डर पर हावी हो गया। अश्विका राघव जी को लाल आंखों से घूरते हुए बोली, माँ पापा को छोड़िए मामा जी। राघव जी उस पेंडेंट को देखते हुए बोले, छोड़ दूंगा अश्विका, लेकिन उससे पहले मुझे वो पेंडेंट चाहिए। अश्विका एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आकर खुद ले जाइए। राघव जी की आंखों में फिर वही खौफ आ गया। अश्विका ने उन गार्ड्स की तरफ देखा और डरावनी आवाज में बोली, अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप माँ पापा को छोड़ दीजिए। उनकी पकड़ अहाना जी और शाश्वत जी पर ढीली पड़ गई, लेकिन वो उन्हें छोड़ते उससे पहले ही राघव जी चिल्लाकर बोले, बिल्कुल भी मत छोड़ना वरना ये सबको मार डालेगी। राघव की बात सुनकर उन गार्ड्स ने उन दोनों को फिर से कसकर पकड़ लिया। राघव जी हिम्मत करके अश्विका के पास जाते हुए बोले, अश्विका अगर तुम अपनी माँ पापा को मरते हुए नहीं देखना चाहती तो ऐसा कुछ मत करना। अश्विका का गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसने नीचे पड़ी गन उठाई और वहां रखे गार्ड्स को मारने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि राघव भी हैरान रह गया। वो जल्दी से अहाना जी के सिर पर गन रखते हुए बोली, अश्विका अगर तुम नहीं रुकी तो तुम्हारी प्यारी माँ को मैं मार डालूंगा। अश्विका ये सुनकर रुक गई। अहाना जी अश्विका से बोली, बेटा आप यहाँ से भाग जाइए, आप प्रथम भाई के पास चले जाइए। अश्विका मना करते हुए बोली, हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शाश्वत जी भी बोले, हाँ बेटा आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है, आप जाइए यहाँ से। अश्विका ने उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। राघव के कुछ लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया। उन्हें अश्विका को पकड़े रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर अश्विका छूटी तो वो जिंदा नहीं बचेंगी। राघव ने अहाना जी और शाश्वत जी के पेट में चाकू मार दिया, जिससे उनकी दर्द भरी चीखें वहां गूंजने लगी। ये देखकर अश्विका की आंखों से आंसू बहने लगी। उसकी सारी हिम्मत टूट गई। अहाना जी और शाश्वत जी ने अश्विका को देखा। अश्विका कांपती आवाज में बोली, माँ पापा। अहाना जी और शाश्वत जी नीचे गिर गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने अश्विका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, अश्वी भाग जाओ बेटा। अश्विका वही घुटनों पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। राघव जी ने अश्विका को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो वही बेहोश हो गई। राघव ने उसे उठाया और वहां से ले गया। तारानकन अश्विका ने वियान का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वियान ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, तुम उस वक्त आए क्यों नहीं? अश्विका बोली, हम माँ पापा को छोड़कर कैसे आ सकते थे? वियान कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे मामा को अगर गद्दी चाहिए थी तो उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया और तुम्हें अपने साथ क्यों ले गया? अश्विका वियान से अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हमारे यहाँ लड़के नहीं लड़कियां गद्दी संभालती है, और इसके अलावा माँ पापा ने सब कुछ पहले ही मेरे नाम कर दिया था। और वो जो पेंडेंट था वो जिसके पास रहता है वहीं गद्दी पर बैठता है, इसलिए उसने मुझे जिंदा रखा। वो मुझे ढूंढने इसलिए आया था ताकि वो मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करा सके और वो पेंडेंट ले सके। अश्विका जैसे जैसे बताती जा रही थी वैसे वैसे उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे। वियान एक और सवाल दागते हुए बोला, लेकिन ये तो वो इतने सालों में भी कर सकता था। अश्विका बिना किसी इमोशन के बोली, वो पेंडेंट हमसे ले नहीं पाए और प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर कराने के लिए उन्हें मेरे 18 साल होने तक का वेट करना था। वियान अब और ज्यादा क्यूरियस था। वो कुछ पूछने ही वाला था, तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ। प्रवीण अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, वियान मुझे तुझसे बात करनी है। वियान ने कसकर अपनी आंखें बंद की और बोला, इसे भी आना था, ये पक्का मेरे हाथ से मरेगा। एक तो ये मुझे कुछ बताती नहीं और अब जब बता रही है तो ये यहाँ आ गया। अश्विका खड़ी हुई और बोली, प्रवीण को कुछ काम है, आप जाइए। वियान क्लोजेट रूम से बाहर आया और गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, क्यों चिल्ला रहा है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? प्रवीण की नज़र सीधे उसके लव बाइट और नाखून के निशान पर गई। वो शरारती स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने बीजी हो। अश्विका बाहर आई और प्रवीण को घूरने लगी। उसकी नज़र अश्विका के लव बाइट पर गई। प्रवीण की मुस्कान अब और ज्यादा शरारती हो गई थी। वियान अश्विका को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम यहाँ आए क्यों हो ये बताओ। प्रवीण बोला, मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है।
देख साले, मुझे मना बिल्कुल मत करना। वियान अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साला कहने की? प्रवीण अकड़ते हुए बोला, साला नहीं तो क्या जीजा बोलूं? वियान अब प्रवीण को और ज्यादा घूरने लगा था। अचानक उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और बोला, मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं देने वाला। प्रवीण हैरानी से वियान को देखने लगा और 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे पता है कि मैं उससे बचपन से प्यार करता हूं। वियान अपने कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ तो मैं क्या करूं? प्रार्थना बाहर खड़ी थी, उसके फेस पर उदासी छाई हुई थी। वियान बोला, अंदर आओ प्रार्थना। प्रार्थना सिर झुकाए अंदर आई। अश्विका वियान की कैद से छुटकर सोफे पर बैठ गई और फोन चलाने लगी। वियान प्रार्थना के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या तुम इस उल्लू से शादी करना चाहती हो? प्रार्थना चुप खड़ी थी। प्रवीण बोला, अरे बोलो अपने भाई को कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्रार्थना ने लिया वियान की तरफ देखा और बोली, भाई आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। प्रवीण मुंह फाड़े प्रार्थना को देखने लगा, तभी हंसने की आवाज आने लगी। प्रवीण ने पीछे पलटकर देखा जहां अखिल, आर्यन, यश, जय और रुद्र खड़े हंस रहे थे। प्रवीण उनकी तरफ अपना सूज निकालकर फेंकते हुए बोला, हंसना बंद करो वरना बहुत मारूंगा। सूज रुद्र को जाकर लगा, जिससे अश्विका जोर जोर से हंसने लगी। सब अश्विका को हंसता देख हैरान थे, क्योंकि होश में आने के बाद ये पहली बार था जब वो सब अश्विका को पहले की तरह हंसता देख रहे थे। लेकिन प्रवीण तो इस वक्त चिढ़ा हुआ था। वो अश्विका की तरफ देखकर वियान से बोला, देख वियान, इस तेरी लिटिल बनी को चुप कर और मुझे प्रार्थना का हाथ दे दे। वियान खड़ा बस प्रवीण की हरकत देख रहा था। सब लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हंस रहे थे। प्रवीण प्रार्थना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा भाई तुम्हें खा नहीं जाएगा। प्रार्थना उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं भाई से डर कर नहीं बोल रही हूं? मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं उसी से शादी करूंगी जिससे भाई कहेंगे। प्रवीण ने खुद को शांत किया और वियान से बोला, तू मुझसे चाहता क्या है? वियान कुछ देर सोचने के बाद बोला, तो मुझे क्या दे सकता है? प्रवीण सोचने लगा और बोला, मैं तुझे क्या दे सकता हूं, तेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी एक बात मानूंगा। वियान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अपनी बात याद रखना। आर्यन आगे आया और बोला, किंग, मैं यशस्वी से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, अगर आपकी परमिशन हो तो। यश आर्यन को घूरने लगा। वो वियान के जवाब का वेट कर रहा था। रुद्र आगे आया और बोला, किंग, मैं भी तमन्ना से शादी करना चाहता हूं। प्रवीण ने एक नज़र रुद्र को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अखिल और जय ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उन दोनों को अब सिंगल होने का दुख हो रहा था। वियान ने सबको देखा और बोला, ओके, तुम सब शादी कर सकते हो। प्रवीण, यश और रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। यश आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आर यू श्योर कि तुम यशस्वी से शादी करना चाहते हो? आर्यन ने कुछ देर सोचकर हाँ में सिर हिला दिया। यश उसकी तरफ सिंपैथी से देखते हुए बोला, आई होप यू विल नॉट रिग्रेट लेटर एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू रिमेन सेफ। आर्यन यश की तरफ देख जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोला, भाई तो मुझे डरा क्यों रहा है? मुझे पता है मेरी नागिन जहरीली है, लेकिन वो मुझे नहीं डसेगी। तभी वहां तमन्ना, अंजिका और यशस्वी आ गई। यशस्वी चिढ़ते हुए बोली, भाई आप मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ना चाहते हो। यश पीछे पलटा और बोला, मैं कहाँ तुम्हारा घर उजाड़ रहा हूं, मैं तो अपने दोस्त को सूली पर चढ़ने से पहले वोन कर रहा था। अंजिका अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओ तो अब आपको लगता है कि आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी? यश हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं मैंने ऐसा कब कहा। अंजिका आंखें छोटी करते हुए बोली, लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही था। यश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। अश्विका वियान को घूरते हुए बोली, क्या आप भी मेरे में यही सोचते हैं? ये बोलते वक्त अश्विका की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वियान जल्दी से आगे आया और अश्विका के पास बैठते हुए बोला, बिल्कुल नहीं बनी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, तुम तो मेरी लिटिल बनी वाइफ हो। अश्विका वियान की आंखों में देखते हुए बोली, आप सच कह रहे ना? वियान अश्विका के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यू तुमसे झूठ बोलेगा? अश्विका की आंखें थोड़ी नॉर्मल हो गई। वियान ने सबके सामने ही अश्विका के होठों पर होंठ रख दिया और उसे पेशनेट किस करने लगा। प्रवीण वियान को देखते हुए बोला, ये कब से दूसरों को एक्सप्लेनेशन देने लगा? आर्यन बोला, जब से क्वीन उनकी लाइफ में आए हैं तब से। प्रवीण प्रार्थना की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो मैं बताता हूं। प्रार्थना कुछ बोल पाती उससे पहले प्रवीण उसे वहां से ले गया। यश भी अंजिका को ले जाते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे लिए ये शादी सजा है या मजा।
आर्यन यशस्वी से बोला, मेरी नागिन, मैं तुम्हारा घर उजड़ने नहीं दूंगा, अगर उजड़ गया तो मैं खुद बसा दूंगा। आर्यन भी यशस्वी को लेकर चला गया। रुद्र तमन्ना को ले जाते हुए बोला, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। अखिल और जय ने एक बार फिर देखा और एक साथ बोले, हमें भी शादी करनी है। एक दूसरे से कर लो। दोनों ने पीछे पलटकर देखा, वहां दादी जी खड़े थे। अखिल बोला, मैं स्ट्रेट हूं, मुझे लड़ाकों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जय बोला, और मुझे तो बिल्कुल नहीं। भावेश जी दोनों को देखकर मुंह बनाते हुए बोले, तो फिर अपने लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढते। भावेश जी दोनों को देखकर मुंह बनाते हुए बोले, तो फिर अपने लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढते। लड़की का नाम लेते ही अखिल के सामने सौम्या का फेस आ गया। उसने अपना सिर झटका और बोला, ये क्या सोच रहा है तू उस लड़की से, बिल्कुल भी नहीं। जय भी कहीं खो गया। भावेश जी दोनों को देखते हुए बोले, मतलब दोनों ने लड़कियां तो देख रखी है, अच्छी बात है, अब उनसे जल्दी से शादी कर लो। भावेश जी वहां से चले गए। एवी एम्पायर वियान मीटिंग रूम में था और अश्विका वियान के केबिन में उसकी चेयर पर बैठी थी। वो चेयर डोर की तरफ करके बैठी थी। उसी वक्त डोर ओपन हुआ। डोर खुलने के साथ ही अश्विका को लेडीज परफ्यूम की स्मेल आई। उसकी आंखें गहरी हो गई। एक लड़की अपनी हिल की टक टक करते हुए अंदर आई। उस लड़की ने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे। वो लड़की अंदर आते हुए बोली, व्यान, लुक, आई फाइनली वेंट टू यू आफ्टर सो मेनी ईयर्स। वो लड़की खुश होते हुए आगे आई। उसी वक्त अश्विका ने चेयर पलटी। उसके हाथ में वेट बॉल थी जिससे वो खेल रही थी। वियान डरावनी नजरों से उस लड़की को देख रही थी। वो लड़की एक बार को तो डर गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अश्विका वियान की चेयर पर बैठी है, वो गुस्से में लाल पीली हो गई। वो लड़की आगे आई और अश्विका का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वियान की चेयर पर बैठने की, अपनी औकात देखी है, तुम तो उसके पांव की धूल तक नहीं हो। अश्विका अभी भी चेयर पर बैठी थी। उसकी पकड़ वेट बॉल पर कस गई। वो डरावनी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने अश्विका की आवाज सुनकर उसे छोड़ दिया और फिर एटीट्यूड से बोली, मैं वियान की गर्लफ्रेंड हूं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अश्विका खड़ी हुई और गर्दन टेढ़ी करते हुए बोली, रियली, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो तुमसे शादी करना चाहता है। उस लड़की ने सिर हिला दिया। अश्विका का सब्र टूट गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी वेट बॉल उस लड़की पर फेंक कर मारी। वो वेट बॉल लगते ही वो लड़की एक चीख के साथ नीचे गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा था और उसका सिर सूज चुका था। अश्विका धीमे कदमों से उस लड़की के पास गई और पंजों के बल बैठते हुए बोली, निहारिका बिंद्रा, तुम ही हो ना जिसने हमें उस रात छत से धक्का दिया था ताकि हम मर जाए। लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है और हमारी बहुत अच्छी, देखो हम आज भी जिंदा है। निहारिका नफरत से बोली। अश्विका एक हल्की स्माइल के साथ बोली, हाँ हम वही हैं, लेकिन तुमने हमारे सामने आकर अच्छा नहीं किया और उससे बड़ी गलती की हमारे व्यू को अपना बताने की। अब हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह। निहारिका बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और ज्यादा नफरत और गुस्से से बोली, डैड को तुमने मारा। अश्विका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा दी और खड़ी हो गई। निहारिका अश्विका के पास आई और उस पर हमला करते हुए बोली, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी अश्विका, उसके बाद मैं वियान से शादी कर लूंगी। वियान से शादी की बात सुनकर अश्विका और ज्यादा डरावनी हो गई। उसने निहारिका के बाल पकड़े और उसका सिर वॉल पर मारते हुए बोली, तुम जिसे पाना चाहती हो वो हमारे हो चुके हैं, लियू सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे। वो ये सब निहारिका का सिर लगातार मारते हुए बोल रही थी। अश्विका किसी साइको से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। एक बार फिर डोर ओपन हुआ और एक लड़की वहीं डर से बेहोश हो गई। वो एक एम्प्लॉय थी जो किसी काम से आई थी। मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ। रुद्र जल्दी से अंदर आया और वियान के कान में बोला, किंग क्वीन को संभालिए। वियान जल्दी से खड़ा हुआ और मीटिंग छोड़कर चला गया। सब हैरानी से डोर की तरफ देख रहा था। ये पहली बार था जब वियान मीटिंग बीच में छोड़कर गया था। वियान अपने केबिन में पहुंचा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से अश्विका के पास गया और अश्विका को निहारिका से अलग करते हुए बोला, काम डाउन बनी। अश्विका इतने गुस्से में थी कि उसने वियान का मतलब गलत निकाल लिया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि वियान निहारिका का बचाव कर रहा है। निहारिका की आंखें धुंधली हो चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। वॉल पर निहारिका का खून लगा हुआ था। उसने जैसे ही वियान को देखा उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। वह खुश होते हुए बोली, वियान, हेल्प मी, मुझे इस लड़की से बचा लो वरना ये मुझे मार डालेंगी। अश्विका गुस्से में पागल होने लगी थी। उसने अपनी लाल आंखों से वियान और निहारिका को देखा। रुद्र और यश डोर पर खड़े थे। वो अश्विका को इतने गुस्से में देखकर डर गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से अश्विका को देखने लगे। निहारिका अपना हाथ वियान की तरफ बढ़ाने लगी।
अश्विका ने वियान का कॉलर पकड़ा और दांत पिसते हुए बोली, आप इसे हमसे बचाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इसे बचा सकते हैं? वियान ने अश्विका की कमर पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए प्यार से बोला, नहीं बनी, मैं किसी को नहीं बचा रहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। निहारिका का हाथ वियान को टच करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी चीख गूंज उठी क्योंकि अश्विका ने उसका हाथ बेरहमी से मोड़ दिया था। निहारिका के हाथ से हड्डी टूटने की आवाज आई, जिससे निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। निहारिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अब मर ही जाएगी। निहारिका अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी। वह दर्द से तड़पते हुए बोली, वियान तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये पागल है, कहीं यह अपने पागलपन में तुम्हें ही ना मार डाले। अश्विका वियान को लाल आंखों से घूरते हुए बोली, आप हमें छोड़ेंगे? वियान ने ना में सिर हिला दिया। उसने वियान को धक्का देकर खुद से दूर किया और डेस्क पर से एक और वेट बॉल उठाकर इस बार और जोर से निहारिका की तरफ फेंका। उस वेट बॉल को अपनी तरफ आता देख निहारिका की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। वो बॉल जैसे ही निहारिका से टकराई वैसे ही एक खून का फव्वारा बाहर आया और निहारिका वहीं निढाल हो गई। लेकिन अभी भी अश्विका का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो केबिन के हर सामान को उठाकर निहारिका के ऊपर फेंकने लगी और वो लगातार गुस्से में बोले जा रही थी, व्यू को हमसे अलग करना चाहती है, हमसे हमारे व्यू को छीनेगी, हम तुझे जान से मार डालेंगे। यश डरते हुए बोला, किंग क्वीन को शांत कीजिए, इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वियान जल्दी से आगे बढ़ा और उसने अश्विका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन अश्विका अभी भी सामान उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। वियान ने अश्विका के होठों पर होंठ रख दिया और डिपली किस करने लगा, लेकिन वियान की ये कोशिश भी फेल होती जा रही थी। अश्विका उसे लगातार खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वियान को उसे पकड़े रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। वियान ने उसे गोद में उठाया और सीक्रेट रूम में ले गया। रूम में आकर अश्विका ने वियान को खुद से अलग किया और गुस्से में बोली, आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हमने उसको जान से मार डाला। वियान अश्विका को शांत करते हुए उसके पास जाने लगा और बोला, नहीं बनी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। अश्विका उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, और यही आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर आपने सपने में भी सोचा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। अश्विका ने वियान को धक्का दिया और रूम का सामान भी फेंकने लगी। वियान अपने फोरहेड को रब करने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अश्विका को शांत कैसे करे। अचानक उसने अश्विका को गोद में उठाया और उसे बाथरूम में ले गया। अश्विका उससे छुटने की लगातार कोशिश कर रही थी। उसने उसे शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया। वियान ने एक बार फिर उसके होंठों पर होंठ रख दिया। अश्विका के ऊपर जैसे ही ठंडा पानी गिरा तो वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उन दोनों के कपड़े फर्श पर गिर गए और वो एक दूसरे पर अपना हक जताने लगे। रुद्र और यश ने केबिन को देखा और एक गहरी सांस ली। केबिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। दोनों वहां से चले गए। उन्होंने कुछ गार्ड से लाश ठिकाने लगाने को कहा और केबिन फिर से ठीक करवा दिया। कुछ घंटों बाद वियान बाहर आया, उसके फेस चमक थी। अश्विका अंदर सो रही थी। यश वियान के पास आया और बोला, किंग, अभिमान कामरा और रुचिता कामरा अमेरिका लौट गए हैं। वियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। सूर्यवंशी पैलेस। वियान हाथ में 2 कॉफी लिए छत पर आया। वो स्विंग्स पर बैठ गया और अश्विका की तरफ एक मग बढ़ा दिया। वो दोनों आसमान में चांद को देख रहे थे। वियान बीच बीच में अश्विका को देख रहा था। अश्विका उसकी तरफ बिना देखे बोली, आपको जो पूछना पूछ सकते हैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं। वियान कुछ सेनका की चुप्पी के बाद बोला, जब वो तुम्हें लेकर गए उसके बाद क्या हुआ? अश्विका ने कॉफी मग नीचे किया और वियान की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बताने लगी, हमें जब आइलैंड पर ले जाया गया तब हम बेहोश थे। हमें 2 दिन बाद होश आया था। जब हमें होश आया तो हम अपने रूम में थे। हमें रूम में बंद करके रखा गया था। हमने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकामयाब रहे। हर हफ्ते एक डॉक्टर आता था जो हमें जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जाता था, जिससे हमें हद से ज्यादा दर्द होता था कि बार तो हम दर्द से बेहोश हो जाते थे। जब हमें बाहर निकाला गया तो पता चला हमारे मामाजी ने सबको एक अलग ही कहानी सुनाई थी। उन्होंने सबसे कहा कि हम पर हमला हुआ था जिसमें हम बेहोश हो गए और हमारे माँ पापा हमें बचाते हुए। अश्विका ने एक गहरी सांस छोड़ी। वियान ने दोनों के कॉफी मग साइड में रखे और अश्विका को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। अश्विका ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, नहीं, हमें आज सब कुछ बताना है। अश्विका चांद को देखते हुए आगे बताने लगी,
हमें ड्रग देकर धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा था। हम किसी को सच ना बता दें, इसलिए हमारी आवाज छीन ली गई। उन्होंने सबसे कहा कि हम अभी बच्चे हैं, इसलिए वो हमारी जगह गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन उनकी इस बात के लिए कुछ लोग तैयार हो गए जो हमेशा से उनकी तरफ थे। कुछ लोग माँ पापा के वफादार थे, इसलिए उन्होंने कभी इस बात की सहमति नहीं दी, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना फायदा देखकर फैसला लेते थे। हमारे यहाँ गद्दी पर सिर्फ लड़कियां बैठती हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को बैठाने की तैयारी करने लगे। लेकिन सब कुछ पहले से हमारे नाम था और वो पेंडेंट भी हमारे पास था। उन्होंने हमसे लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। हम धीरे धीरे इन सब से लड़ते हुए और दिल में बदले की आग लिए जीते रहे। आखिर उन्होंने सब कुछ अपने नाम करने के लिए हमें पागल करने का सोचा। एक बार फिर हर बार की तरह वो डॉक्टर आया, और इस बार उनके साथ हमारे मामा मामी और उनके दोनों बच्चे भी आए थे, और साथ में एक और इंसान था, वो थे विराज के बेटे विराट। वो लोग मुझे पागल करने का ड्रग देने आए थे, लेकिन विराट ने वो ड्रग बदल दिया और उसकी जगह वो दूसरा ड्रग रख दिया जो हमारे पापा ने बनाया था और हमें दिया गया था। हाँ, हम जानते हैं ये जानलेवा हो सकता था, क्योंकि अगर हम उस ड्रग को नहीं सह पाते तो शायद हम मारे जाते। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने हमें वो ड्रग दे दिया जिससे इस बार हमें सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ा, और उस ड्रग के दर्द को सहते हुए हम बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो एक हफ्ता बीत चुका था। सबको लगा कि ड्रग ने अपना काम कर दिया है और हम पागल हो गए हैं, लेकिन हमारे होश में आते ही उन सबकी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि हम पहले से भी ज्यादा खुखान हो चुके थे। उन्होंने हमारे हाथ में मोटी मोटी लोहे की जंजीरें बांधी थी जो हमने एक झटके में तोड़ दी। हमसे बचने के लिए न जाने उन्होंने हमारे अंदर कितने ड्रग और केमिकल इंजेक्ट कर दिए जो जानलेवा थे, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे अंदर एक डर बैठ गया और हम अंदर से कमजोर होने लगे। हमारे 18वें जन्मदिन पर कैंसल में पार्टी थी जो बस दिखावे के लिए रखी गई थी। उस दिन हमारे मामा की बेटी और बेटे ने मिलकर हमें उठाया और समुद्र के पास ले गए, वो भी सबकी नजरों से बचते हुए। वहां ले जाकर उन्होंने हमसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करना चाहा, लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर हम पर गोली चला दी और हमारे पैरों को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। और जब हमें होश आया तो हम जय के साथ थे। अश्विका की आंखें लाल थी, उनमें खून करने की तलब साफ देखी जा सकती थी। वियान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी, जिससे उसके हाथ और माथे की नसें उभर आई, लेकिन उसका फेस अभी भी हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेंस था। उसने अश्विका को जोर से कसकर हक किया हुआ था, जैसे वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो, और साथ ही उसके सारे दर्द और तकलीफ को भी। तभी अश्विका की नजर उनके पीछे गई, जहां यश, रुद्र, तमन्ना, अंजिका, आर्यन, यशस्वी, जय, प्रवीण, प्रार्थना और अखिल खड़े थे। सबके फेस पर दर्द था। उन्हें देखते ही अश्विका समझ गई कि उन लोगों ने सब कुछ सुन लिया। अश्विका ने उन्हें एक नजर देखा और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोली, आप सब सामने आकर बैठ सकते हैं। भले ही हम गुस्से में पागल हो जाते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन हमारे खुद के ऊपर पहले से ज्यादा कंट्रोल है। अश्विका ने उन्हें एक नजर देखा और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोली, आप सब सामने आकर बैठ सकते हैं। भले ही हम गुस्से में पागल हो जाते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन हमारे खुद के ऊपर पहले से ज्यादा कंट्रोल है। वियान ने पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो सब यहाँ हैं। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और सामने आकर वहां लगी चेयर पर बैठ गए। रुद्र बोला, आपने इतना सब कुछ सहा और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगने दी। हमेशा ऐसे मुस्कुराती थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अश्विका ने एक नजर रुद्र को देखा और बोली, लड़कियां अपनी तकलीफ और दर्द छुपाने में एक्सपर्ट होती है। जब तक हम ना चाहे किसी को भी पता नहीं चल सकता। अश्विका ने तमन्ना, अंजिका, प्रार्थना और यशस्वी की तरफ देखा, जिनके फेस पर एक स्माइल दी। वियान ने कहा, तुम आगे क्या करना चाहती हो? अश्विका एक हल्की स्माइल के साथ बोली, अगर कोई आपको दर्द या तकलीफ दे तो उसे उसका एहसास दिलाओ, ताकि अगर वो फिर से ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे। वियान उसकी बात समझ चुका था, लेकिन बाकी सब अभी भी कंफ्यूज होकर अश्विका की तरफ देख रहे थे। प्रवीण बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम क्या करने वाली हो? अश्विका एक एविल स्माइल के साथ बोली, पहले हम उनके साथ खेलेंगे, फिर टॉर्चर करेंगे और फिर जान से मार डालेंगे। वियान कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, हम कब निकल रहे हैं? अश्विका ने वियान को देखा और बोली, आप नहीं, सिर्फ हम जाएंगे। वियान उसे घूरने लगा। वियान को घूरता देख अश्विका मुंह बनाकर बोली, ठीक है, आप चल सकते हैं। यश, अंजिका, प्रार्थना, प्रवीण, आर्यन, यशस्वी, जय, रुद्र, तमन्ना और अखिल एक एक कर बोलने लगे, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगी, हम सब चलेंगे। अश्विका ने उन सब की तरफ देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, वहां बहुत खतरा है। यश बोला, वहां खतरा है, इसलिए ही तो हम सब आपके साथ चलना चाहते हैं।
अश्विका ने उन सबकी जिद देखकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आप सबका जो भी कार्य है वो खत्म कर लीजिए, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। सब वहां से निकल गए। वियान ने अश्विका को गोद में उठाया और बोला, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े। अश्विका अपने होठों को चबाते हुए बोली, हम कोशिश करेंगे। वियान ने उसे एक नजर घूर कर देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मैंने कहा ना तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तो मतलब नहीं करोगी। अश्विका मुंह बनाने लगी लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर बाद वियान स्टडी में था, उसके सामने नकुल बैठा था। वियान ने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। नकुल ने फाइल ली और खोलकर देखने के बाद हैरान रह गया। वो वियान की तरफ देखते हुए बोला, भाई ये सब क्या है? वियान ने कुछ नहीं कहा। नकुल आगे बोला, आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना? वियान बोला, माफ कर दिया तभी तो ये दिया है। आज से सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन तुम संभालोगे और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो पापा या दादाजी से ले सकते हो। नकुल बोला, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? वियान बोला, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं इसलिए यहाँ का सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया और खड़ा होकर वियान के गले लग गया और बोला, इसके लिए थैंक्स भाई। वियान ने बस उसकी पीठ थपथपा दी। एवी एम्पायर, वियान, यश, रुद्र, आर्यन यहाँ के सब काम संभाल रहे थे ताकि जब वो यहाँ से जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अंजिका ने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन। प्रथम जी आज बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें छुट्टी मिलने वाली थी। वो मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगे। मीटिंग हॉल में सभी एम्प्लॉय बैठे बातें कर रहे थे। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? कुछ हुआ है क्या आज या किसी ने कोई गलती कर दी? प्रथम जी अंदर आए। वो सीधे सबके सामने आते हुए बोले, मैं जानता हूं कि आप सबके मन में बहुत सवाल, तो उन सवालों को खत्म करते हुए मैं आप सबको वो बात बताना चाहता हूं जिसके लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रथम जी आगे बोले, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। इस बात को सुनते ही वहां खुसूर फुसूर की आवाजें बढ़ने लगी। प्रथम जी सबको शांत करते हुए बोले, और आज से कंपनी नकुल संभालेगा। तभी डोर ओपन हुआ और नकुल ग्रीन कलर के सूट में अंदर आया। आज वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लड़कियां तो उसे देखती ही रह गई। वो सामने आया और प्रथम जी के साथ आकर खड़ा हो गया। प्रथम जी ने नकुल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, आप सबने इस कंपनी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप सबने हमारा साथ दिया वैसे ही नकुल का भी देंगे। नकुल बोला, मैं अपना बेस्ट दूंगा और सबको सेटिस्फाई भी करूंगा। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। कुछ देर बाद वहां तालियां गूंजने लगी। प्रथम जी वहां से चले गए और उनके पीछे नकुल भी। वो केबिन में गए। प्रथम जी ने नकुल को चेयरमैन की चेयर पर बैठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आज से तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ होने वाला है। याद रखना, तुम्हारे एक फैसले से लाखों लोगों का घर तबाह हो सकता है और उसी एक फैसले से उसके घर में खुशियां आ सकती है। ये जो नीचे लोग काम करते हैं ना, ये सिर्फ लोग नहीं, फैमिली है हमारी, याद रखना। नकुल सिर हिलाते हुए बोला, मैं याद रखूंगा बड़े पापा और कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। प्रथम जी ने सिर हिलाया और वहां से जाते हुए बोले, कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बोल देना। अश्विका रूम में बैठी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी वहां वियान आया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, कहाँ खोई हुई हो? वियान को देखकर अश्विका खुश हो गई। वो वियान के गले लगते हुए बोली, आप आ गए, हमें 2 घंटे के अंदर निकलना होगा। कुछ देर बाद सब लोग स्टडी रूम में थे। सबने ब्लैक ड्रेस पहनी थी। जय बोला, बॉस एक बार और सोच लीजिए, वो लोग आपको फिर से मारने की कोशिश करेंगे, आप यही रुक जाइए, हम सब वहां जाकर उन लोगों को मारकर आते हैं। अश्विका अपने हाथ में पकड़ी गन पर हाथ फेरते हुए बोली, जब नफरत की आग रग रग में हो तो जिंदगी से क्या मौत से भी डर नहीं लगता। यश बोला, क्वीन हम वहां जाएंगे कैसे? अश्विका ने अपनी पॉकेट से छोटे से रिमोट जैसा कुछ निकाला जिस पर एक बटन था। उसने उस बटन को प्रेस कर दिया और बोला, चलिए, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। वो सब लोग वहां से कार में बैठकर निकल गए। वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे और वियान के प्राइवेट प्लेन में बैठ गए। कुछ घंटों बाद वह प्लेन लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हुई। वो सब वहां से कार में बैठकर निकल गए। वो लोग समुद्र के किनारे आकर रुके। उनके रुकते ही एक आदमी उनके पास आया और अश्विका के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, योर हाइनेस, हम सब ने आपका बहुत इंतजार किया। अश्विका इमोशन लेंस वॉइस में बोली, खड़े हो जाए विराट। विराट खड़ा हुआ और बोला, मैंने सारी तैयारी कर ली है। आप और किंग छुप कर जा सकते हैं और बाकी सबको वर्कर्स बनकर जाना होगा। अश्विका सबकी तरफ मुड़ी और बोली, ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी को जरा सा भी शक हुआ तो बिना कुछ सोचे समझे आप सबकी गर्दन उड़ा देंगे।
सबने एक साथ अपनी गर्दन पर हाथ रख लिया। अश्विका वियान के साथ जाकर एक शिप में बैठ गई। विराट ने सबको वकस के कपड़े दिए, सब लोग कपड़े चेंज करके शिप में चले गए। विराट ने सबको एक कार्ड देते हुए कहा, जब हम सब आइलैंड पर रुकेंगे तो वहां तुम सबका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, उस वक्त तुम सबको यही दिखाना है, लेकिन फिर भी तुम सबके फंसने के 5% चांस है। कुछ देर में शिप वहां से चल पड़ी। अश्विका की आंखें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जब सबको आइलैंड दिखने लगा तो शिप अजीब तरह से चलने लगी, जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। सामने पानी की एक बड़ी सी लहर खड़ी हो गई। अश्विका बोली, ये एक प्रकार का मैग्नेट है जो सिर्फ हमारी शिप को ही आगे आने देती है, और अगर कोई दूसरी शिप घुसने की कोशिश करेगी तो वो यही ब्लास्ट हो जाएगी। उस लहर को पार करते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गई और सबके मुंह में निकला, इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सामने बहुत खूबसूरत आइलैंड था, जैसे भगवान ने अभी अभी उस आइलैंड को बनाया हो। वहां हर एक चीज किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। कुछ ही देर में सभी शिप एक साथ रुकी और वकस सामान के साथ नीचे उतरने लगे। नीचे कुछ गार्ड्स हाथ में गन लेकर खड़े थे जो उन सबको चेक कर रहे थे। अश्विका वियान के साथ एक बड़े से बॉक्स में जाकर बैठ गई। बाकी लोग अपना फेस कवर करके विराट के पीछे चलने लगे। विराट को देखते ही गार्ड ने अपना सिर झुकाकर ग्रीट किया और उन्हें जाने दिया। यश, रुद्र, तमन्ना, अंजिका, आर्यन, यशस्वी, जय, अखिल, प्रार्थना और प्रवीण भी अपना अपना कार्ड दिखाते हुए अंदर जाने लगे। आखिरी में तमन्ना बची थी। जैसे ही वो जाने लगी, उन गार्ड्स ने अचानक उन सबको रोक लिया। वो सब एक दूसरे को देखते हुए रुक गए और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगे। रुद्र आगे आया और पोलाइट होकर बोला, जी कहिए। उन गार्ड्स ने उन सबको घूरा और बोला, मुझे तुम सब लोग जाने पहचाने क्यों नहीं लग रहे? विराट ने जब उन सबको रुकते हुए देखा तो जल्दी से उन सबके पास आया और बोला, तुम सबको ये जाने पहचाने लगेंगे भी कैसे? आज ही तो इन लोगों ने ज्वाइन किया है और तुम लोग इन सबको डराने लगे। याद रखना, अगर इन लोगों ने काम छोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। विराट को देखते ही उन लोगों ने इज्जत से सिर झुकाया और बोले, सॉरी, हमें पता नहीं था। विराट ने सबको जाने का इशारा किया। वो सब लोग भी सिर झुकाकर चले गए। अश्विका और वियान जिस बॉक्स में थे उसे दो लोग मिलकर उठाने लगे, लेकिन उन दोनों से वो उठ ही नहीं रहा था। उनमें से एक ने अपनी कमर पकड़ी और सीधा खड़ा होते हुए बोला, अरे बाप रे, मेरी कमर! हाय, ये बॉक्स कितना भारी है, आखिर इसमें ऐसा है क्या? दूसरा बोला, खोल कर देखे क्या? पहला डरते हुए बोला, पागल है क्या? अब कोई हमारी हाइनेस नहीं है यहाँ जो हमें माफ कर देगी। अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो हमें मार डालेंगे। दूसरे आदमी ने भी डरते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कुछ लोगों को और बुलाकर लाता हूँ। बॉक्स के अंदर अश्विका वियान की गोद में बैठी थी और उसके हैंडसम फेस को एकटक देख रही थी। दोनों बाहर होती बातें सुन पा रहे थे। वियान उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे लगा लोग तुमसे डरकर भागते होंगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही मामला है। अश्विका चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या हम कोई भूत लगते हैं जिससे सब लोग डरकर भाग जाते हैं? वियान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देख स्माइल करने लगा, लेकिन अश्विका किसी और ही सोच में गुम हो गई। वियान उसे खोए हुए देख बोला, क्या सब चल रही हो? अश्विका ने उसकी तरफ देखा और उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो बोली, भूत? वियान ने उसकी तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, तुम सच में ये करने वाली हो? अश्विका ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करती रही। चार लोगों ने मिलकर उस बॉक्स को उठाया और उसे ले जाने लगे। तभी वहां सौम्या आई और बोली, इस बॉक्स को वहां रख दो। उन लोगों ने वैसा ही किया। उस बॉक्स को रखते ही सौम्या ने जल्दी से बॉक्स खोला और वो दोनों बाहर आ गए। वो सब लोग एक सीक्रेट रास्ते से जाने लगे। अखिल उस रास्ते को देखते हुए बोला, ये रास्ता बनाने का आइडिया किसका था? सौम्या बोली, इतना तेज दिमाग यहाँ सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है, वो हमारी क्वीन। अखिल चिढ़ते हुए बोला, वो तो मैं देखते ही समझ गया था, बस कंफर्म कर रहा था। वैसे भी तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है भी नहीं कि तुम ऐसा कुछ सोच सको। सौम्या गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये रास्ता मैंने डिजाइन किया है, तो आगे से कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। विराट सौम्या को लड़ते देख बोला, सौम्या, ये तुम क्या कर रही हो? वो हमारा मेहमान है और किसी मेहमान से लड़ते नहीं है। सौम्या विराट से अखिल की शिकायत करते हुए बोली, लेकिन भाई, ये आदमी जब से मुझसे मिला है हमेशा गुस्सा दिलाता है, किसी दिन गुस्से में मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। विराट सौम्या को शांत करके आगे ले गया ताकि इनका झगड़ा बंद हो सके। सभी लोग अलर्ट होकर चल रहे थे। वो सब लोग कैंसल के बेसमेंट में पहुंचे। पूरा बेसमेंट किसी 7 स्टार होटल की तरह लग रहा था। वहां पर कुछ सीक्रेट रूम्स भी बने हुए थे जिन पर डिजिटल लॉक लगा हुआ था और उनमें जाना मना था।
आर्यन चारों तरफ देखते हुए बोला, जब बेसमेंट ऐसा है तो कैसल कैसा होगा। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। एक तो ये जगह कितनी खूबसूरत है, जैसे इस दुनिया की हो ही ना, और जब मैं यहाँ आया हूँ तो घूम भी नहीं सकता। अश्विका बोली, बस आप सब कुछ दिन वेट कीजिए, उसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। सभी अश्विका की बात सुनकर खुश हो गए। विराज एक रूम से निकलकर बाहर आए। उन्होंने जैसे ही अश्विका को देखा वो खुश हो गए। वो घुटनों के बल बैठ गए और ग्रीट करते हुए बोले, क्वीन आखिर आप आ ही गई। अश्विका ने उन्हें एक नज़र देखा और बोली, अगर इस उम्र में अगर आप बार बार घुटनों पर बैठेंगे तो शायद बाद में चलने में भी मदद की जरूरत पड़ेगी। विराज सकपका कर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, अभी मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ। विराज सकपका कर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, अभी मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ। अश्विका वहां से एक रूम में जाते हुए बोली, वो तो दिख ही रहा है। वियान भी अश्विका के साथ चला गया। अश्विका के जाने के बाद सब लोग विराज पर हंसने लगे। विराज का मुंह बन गया। सौम्या सबसे बोली, आप सब लोग थक गए होंगे, जाकर रेस्ट कर लीजिए, अब मीटिंग रात को होगी। सभी लोग सोने चले गए। सब अपनी लवर को अपने साथ लेकर गए थे। ये देखकर एक बार फिर अखिल और जय का मुंह उतर गया। अखिल पैर पटकते हुए बोला, अब तो मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, अभी और इसी वक्त। अखिल की इस हरकत से विराज, विराट, जय और सौम्या उसे अजीब नजरों से देखने लगे। अखिल ने उन सबको देखा और वो भी एक रूम में चला गया। अश्विका जाकर बेड पर लेट गई। वियान बेड के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरना लगा। अश्विका ने उसे देखा और बेड पर बैठते हुए बोली, आपने मुझे घूरने का नया काम शुरू किया है क्या? या आपको मुझे घूरने में मजा आने लगा है? जब देखो घूरते रहते हैं, आपको और कोई काम नहीं क्या? वियान अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, क्यों, तुम्हें मेरे देखने से प्रॉब्लम हो रही है? अश्विका बोली, पहली बात तो इसे देखना नहीं घूरना कहते हैं, और हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें ऐसा लगता जैसे हम कैदी हैं और आप जेलर। वियान उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूं। अश्विका उसके ऊपर पिलो फेंक कर साइड हटते हुए बोली, क्या कर लेंगे आप? अब तो बात वियान को ये कोई चैलेंज लग रहा था। उसने अपना लॉन्ग कोट निकालकर फेंका और बोला, तुम्हें मैं बताता हूं कि मैं क्या कर लूंगा। अश्विका खड़ी हुई और बेड पर इधर उधर भागने लगी और वियान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और अश्विका हंसते हुए उससे भाग रही थी। अचानक उसका पैर चादर में उलझा और वो गिरने को हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो गिरती उससे पहले ही वियान ने उसे थाम लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। वियान उसकी आंखों में देखते हुए सेक्सी आवाज में बोला, अब कहाँ जाओगी बचकर? वियान की बात सुनकर अश्विका जैसे होश में आए वियान से छुटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वियान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अश्विका मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज छोड़ दीजिए ना, हम थक गए हैं, हमें नींद आ रही है। वियान उसकी मासूम सी शक्ल को देखकर पिघल गया और उसे छोड़ दिया। वियान के छोड़ते ही अश्विका बेड पर लेटते हुए बोली, आखिर कर ही क्या लेंगे आप? अपनी बात पूरी करते ही अश्विका ने अपने ऊपर चादर डाल ली। वियान ने उसकी तरफ देखा और उसके ऊपर से चादर खींच ली। अश्विका ने जल्दी से चादर ओढ़ ली। वियान दूसरी तरफ आया और बेड पर सोते हुए उस चादर में घुसते हुए बोला, आज तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि वियान क्या चीज है। कैसल के एक कमरे के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। उनके कपड़े ट्रेडिशन और मॉडर्न के मिक्सअप थे। राघव गुस्से से बोला, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर उस रात तुम दोनों ने अपनी बेवकूफ़ी नहीं दिखाई होती तो इस आइलैंड पर हमारा राज होता। राहुल बोला, पापा वो हमें कुछ नहीं देती, मुझे तो लगता है कि हमारे पास जो है वो भी छीन लेती। हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। राघव खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें लगा से तुम्हारा क्या मतलब है? अब कल जो होने वाला उसका क्या? राघव की पत्नी सुमित्रा जी बोली, आप बच्चों पर चिल्ला क्यों रहे हैं? कल हम सब कुछ संभाल लेंगे। रिया बोली, पापा उन लोगों को आखिरी में मुझे ही क्वीन बनाना होगा, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं। वैसे भी इसी हफ्ते के अंदर उस गद्दी का उत्तराधिकारी उसे देना होगा, वरना क्या होगा ये सबको पता है। राघव बोला, एक हफ्ते बाद जो होगा वो बात की बात है, लेकिन कल अगर हम सबने वो पेंडेंट और वो प्रॉपर्टी के पेपर सबको नहीं दिखाया तो वो हमें दोबारा कोई मौका नहीं देंगे, फिर चाहे उन्हें हमेशा के लिए बिना किसी क्वीन के ही क्यों ना रहना पड़े। मुझे पता है वो लोग उसे किसी देवी की तरह देखते हैं, वो किसी और को भी उस पर नहीं बैठने देंगे। रिया सार्कास्टिकली हंसते हुए बोली, तो आपको क्या लगता है उसका भूत आकर यहाँ पर राज करेगा? अगर उसका भूत भी आ गया ना तो मैं उसके भूत को भी मार डालूंगी। राघव कुछ बोलते उससे पहले रिया और राहुल वहां से चले गए। उनके जाते ही राघव सुमित्रा जी के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अब उन दोनों गधों के पिल्ले को बताओ कि कल जो होने वाला है वो हमारी आखिरी कोशिश भी हो सकती है।
सुमित्रा जी ने भी कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। राघव चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को बहुत जल्द मेरी बात समझ आएगी, देख लेना। रात होते ही सब लोग बेसमेंट के एक मीटिंग रूम में थे। सभी लोग बैठे हुए थे। अश्विका के हाथ में वियान का लाइटर था जिसे वो ऑन ऑफ कर रही थी। आर्यन बोला, क्वीन कुछ तो बोलिए आप, जब से हम यहाँ आए हैं तब से आप इस लाइटर के साथ खेल रही है। वियान बस अश्विका को गोद में लिए बैठा था और उसको निहार रहा था जैसे यहाँ उन दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। अश्विका ने लाइटर को घुमाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और सबकी तरफ एक शरारती मुस्कान के साथ देखते हुए बोली, आप सब मेरे साथ एक खेल खेलेंगे। सब अजीब नजरों से अश्विका को देखने लगे। अश्विका की मुस्कान और बड़ी हो गई। रिया अपनी बॉडी पर क्रीम लगा रही थी। तभी बाहर से एक ठंडी हवा आई, इतनी ठंडी कि वो ठंड से कांपने लगी। उसे अचानक से ऐसे लगा कि पीछे से कोई गुजरा है। रिया जल्दी से पीछे पलटी लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने अपना कोट उठाया और पहनकर बालकनी की तरफ जाने लगी। अचानक हवाएं चलने लगी और उसी के साथ एक गाना वहां गूंजने लगा। उस गाने को सुनते ही रिया ने डर से अपनी ड्रेस पकड़ ली। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। बालकनी से कुछ रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। तभी उसे पर्दे पर एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे चलकर जा रही थी। रिया ये देखकर डर गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। लेकिन वो परछाई चलते हुए वहां से चली गई। रिया डरते हुए उस परछाई के पीछे जाने लगी, लेकिन वो परछाई गायब हो गई। रिया हॉल में थी। वहां चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। रिया के कान में एक डरावनी आवाज आए, रिया, किसको समझे हम, अपना कल का नाम है एक सपना। रिया उस आवाज को जानती थी। वो उस आवाज को सुनते ही वो डर से कांपने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें की चमकने लगी। वो डरते पीछे मुड़ी और अपने सामने का नजारा देखते ही उसी चीख निकल गई, किसको समझे हम, अपना कल का नाम है एक सपना। वो डर से पीछे खिसकने लगी, लेकिन उसके पैरों में जैसे हिम्मत ही नहीं बची थी। वो नीचे गिर गई। उसके सामने अश्विका खड़ी थी। उसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। उस ड्रेस पर खून लगा हुआ था और चाकू और गोली लगने के निशान भी थे। आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना। अश्विका रिया की तरफ बढ़ते हुए बोली, रिया, तुमने हमें मार डाला। हमें क्यों मारा? बस एक गद्दी के लिए तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर हम वापस आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। रिया डरकर पीछे खिसकते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अश्विका उसकी तरफ लगातार बढ़ते हुए बोली, तुम मुझे एक बार मार चुकी हो, अब मरे हुए को मारो ही चाहो तो कोशिश कर सकती हो। गुमनाम है कोई। रिया डर से एक फ्लावर वॉश उठाया और अश्विका की तरफ फेंक दिया, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो गई कि वो फ्लावर वॉश अश्विका के आर पार हो गया। ये देखकर वो और ज्यादा डर गई। वो डर से उठकर वहां से भागने लगी। रिया भागते हुए किसी से टकरा गई। टकराते ही और जोर से चीख पड़ी। उसके चीखते ही सामने खड़ा राहुल भी चीख पड़ा और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। दोनों ने जैसे ही बाहर से आती हल्की रोशनी में एक दूसरे को देखा तो चैन की सांस ली। राहुल ने उसे डरा हुआ और पसीने से लथपथ देखा तो बोला, तुम चीखी क्यों और अपनी ये क्या हालत बना रखी है? रिया डरते हुए बोली, राहुल वो। राहुल चीरते हुए बोला, ये वो क्या लगा रखा है, आगे भी बोलो। वो आ चुकी है, मैंने अभी उसे देखा, वो हम सबको मार डालेगी। हमें उससे बचने के लिए कुछ करना होगा। राहुल उसे यूं अजीब सी बातें करते देख बोला, कौन आ चुकी है, कहीं कोई भूत तो नहीं? रिया ने जल्दी से सिर हिला दिया। राहुल उसकी हामी पर हंसते हुए बोला, तुम्हें सुबह से कोई और नहीं मिला क्या, जो मुझे यहाँ इतनी रात को ये अजीब सी हालत करके डराना चाहती हो? रिया डर से चीखते हुए बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैंने अभी अश्विका को देखा उसी हालत में जिसमें हमने उसे समुद्र में फेंका था। राहुल ये बात सुनकर सीरियस हो गया। वहीं जहां अश्विका खड़ी थी वो वहां से अचानक गायब हो गई और वहां एक पिलर के पीछे से आर्यन और यशस्वी बाहर आए। आर्यन के हाथ में एक गैजेट था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक शरारती स्माइल के साथ एक दूसरे को हाई फाई दी। दोनों को हंसी आ रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए अपने होठों पर उंगली रख दी। उधर दूसरी तरफ राहुल एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन अगले ही पल बिना डरे बोला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं डरने वाला। रिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, राहुल, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूं। मैंने उसे देखा, उसकी तरफ फ्लावर वॉश भी फेंका, लेकिन वो उसके पार निकल गया। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की बस्ती है। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए। राहुल डरते हुए बोला, ये आवाज। दोनों बालकनी की तरफ गए। तभी रिया बालकनी से नीचे देखते हुए डरकर बोली, वो देखो।
पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन बसती है। राहुल ने जैसे ही नीचे देखा तो वो भी डर गया। अश्विका गार्डन में चलते हुए जा रही थी और गा भी रही थी। राहुल नीचे की तरफ जाते हुए बोला, चलो नीचे चलकर देखते हैं। रिया पीछे से चिल्लाते हुए बोली, वहां कोई मेला लगा हुआ है क्या, जो तुम्हें नीचे जाकर देखना है? चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है। एक बार फिर वो आवाज सुनकर रिया डर गई और वो भी राहुल के पीछे चली गई। दोनों गार्डन में जाकर देखने लगे लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। वो दोनों आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्हें झूले पर कोई बैठा हुआ दिखा। वो दोनों डरते हुए उस तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी उनके पीछे से कोई अचानक गुजरा। वो दोनों जैसे ही पलटे धड़ाम से नीचे गिर गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक बार फिर चीखते हुए चिल्लाए, भूत भूत। दोनों का मुंह काला था। उन दोनों ने नीचे देखा, वहां काला तेल गिरा हुआ था जिसमें उन दोनों का चेहरा काला हो चुका था। राहुल ने अपनी पहनी ड्रेस से अपना मुंह पोंछ लिया, लेकिन रिया वो तो अब अपना डर भूलकर गुस्सा हो गई। वह अपना मुंह अपने कोट से पोंछते हुए बोली, ये ऑयल किसने बिखेरा? यहाँ मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया और चेहरा भी। लेकिन अगले ही पल फिर से वो गाना सुनकर डर गई। कौन बला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है। वो लोग डरकर चारों तरफ देखने लगे लेकिन उसे कोई कहीं नहीं दिखा। राहुल ने ऊपर देखा और रिया को भी देखने का इशारा किया। कैसल के एक फ्लोर पर एक लड़की चलते हुए जा रही थी जिसकी पीठ उन दोनों को की तरफ थी। कौन बला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है, आए सदा वीरानों से जो पैदा हुआ वो फानी है। वो दोनों ऊपर की तरफ दौड़े। भले ही दोनों डरे हुए थे लेकिन वो दोनों उसे पकड़ना चाहते थे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई। वो दोनों एक बार फिर वहां पहुंचे लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। राहुल बोला, हमें अपने रूम में जाना चाहिए। रिया ने अपनी हालत देखी। वो जाना तो चाहती थी लेकिन वो डर से जा नहीं पा रही थी। राहुल वहां से जल्दी से अपने रूम में चला गया। रिया को भी अपने रूम में मजबूरी में जाना पड़ा। वो दोनों जब अपने रूम में गए तो दोनों की एक बार फिर चीख निकल गई। वो दोनों दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर भागते हुए। दोनों के रूम में शीशे पर खून के हाथ छपे हुए थे और नीचे एक स्माइली भी बनी थी जो बहुत डरावनी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गेस्ट रूम में चले गए और सो गए। सब लोग अलग अलग जगह से निकलकर बाहर आए लेकिन वियान सबसे अलग जगह था। वो एक पेड़ पर बैठा सेब खाते हुए सब कुछ देख रहा था। अश्विका केसल की बालकनी में खड़ी सबको स्माइल करते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद वो सब लोग फिर से मीटिंग रूम में बैठे थे। सबने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। अश्विका के होठों पर बस एक स्माइल थी और वियान चुपचाप बैठा था। अंजिका, तमन्ना, प्रार्थना और अश्विका ने एक जैसे कपड़े पहने थे। रुद्र बोला, क्वीन, इस खेल में सच में बहुत मजा आया। उनका वो काला मुंह देखकर मेरा तो वहीं हंसने का मन कर रहा था लेकिन मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। अंजिका, तमन्ना, प्रार्थना और अश्विका ने एक जैसे कपड़े पहने थे। रुद्र बोला, क्वीन, इस खेल में सच में बहुत मजा आया। उनका वो काला मुंह देखकर मेरा तो वहीं हंसने का मन कर रहा था लेकिन मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। यश बोला, हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा। उन दोनों की जो हालत हुई वो देखने लायक थी। वियान ने अश्विका को गोद में उठाया और वहां से ले जाते हुए बोला, बाकी की बातें कल कर लेना। सबने एक दूसरे को देखा और अपने कंधे उचकाकर वो सब बातें करने लगे। राज दरबार के अंदर सब लोग बैठे थे। सामने सबसे ऊंची गद्दी रखी थी जो खाली थी। वो गद्दी दिखने में बहुत सुंदर और बड़ी थी। उससे नीचे रखी दोनों साइड की गद्दियों पर बहुत सारे लोग बैठे थे। उनमें राघव, राहुल, रिया और सुमित्रा भी थे। उनमें एक आदमी जो गद्दी के साइड में खड़ा था वो बोला, राजकुमार राघव, आप हमें बताएंगे कि आप आज क्या कहने वाले हैं? राघव खड़ा हुआ और बोला, हम चाहते हैं कि इस गद्दी को उसका वारिस मिल जाए और उसके लिए राजकुमारी रिया बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। सिंहासन के पास खड़े आदमी ने बोला, राजकुमार राघव, आप उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते। क्वीन है वो यहाँ की, तो उन्हें इज्जत से बुलाइए। राघव ने अपने दांत पिस लिए लेकिन अपने फेस पर अपने इमोशन नहीं आने दिए और अपना सिर धीरे से हिलाते हुए कहा, जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वो आदमी आगे बोला, राजकुमारी रिया इस गद्दी के काबिल नहीं है। आखिर उनमें ऐसा है ही क्या जो हम सब उन्हें ये गद्दी सौंप दें? वो बस इस खानदान की बेटी है, वो तो इसी गुरूर में रहती है। राघव जी के पास बैठा एक आदमी उठा और बोला, महामंत्री जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? राजकुमारी रिया में और भी बहुत सारी खूबी है। आपको कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सबसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए और राजकुमारी रिया को भी परख लेना चाहिए।
दो लोग और खड़े हुए और उस आदमी का साथ देते हुए बोले, हाँ गोकुल सही बोल रहे हैं, हमें राजकुमारी रिया की परीक्षा लेनी चाहिए। आप ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले सकते। महामंत्री जी विदुर बोले, महाराज शाश्वत जी और महारानी अहाना जी ने जाने से पहले ये सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैं इस गद्दी को हर किसी को नहीं सौंप सकता। विदुर एक डायरेक्शन में एकटक देखते हुए बोले, मुझे लगता है कि हमारी क्वीन अश्विका अभी भी जिंदा है, मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द लौटेंगी। विदुर की बात सुनकर राघव और सुमित्रा जी ने मुट्ठी कस ली, लेकिन राहुल और रिया किसी और ही दुनिया में गुम थे। वो अभी भी डरे हुए थे। राघव जी बोले, आप भूल रहे हैं महामंत्री विदुर, अगर एक हफ्ते के अंदर इस गद्दी को उसका वारिस नहीं मिला तो क्या होगा? विदुर उस बात को सुनकर एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन फिर बिना डरे बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लौट कर आएंगी, मुझे विश्वास है। 10 लोग खड़े हुए और बोले, हम आपके साथ हैं महामंत्री विदुर, इस गद्दी पर और इस आइलैंड पर सिर्फ क्वीन का हक है, हम उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन बाकी के लोग खड़े हुए और बोले, तो क्या आप सब चाहते हैं कि ये आइलैंड बर्बाद हो जाए? कम से कम प्रजा के बारे में तो सोचिए, वो बेमौत मारे जाएंगे। बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। महामंत्री विदुर ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, कल एक प्रतियोगिता होगी जिसमें अगर किसी ने राजकुमारी रिया को हरा दिया तो वो क्वीन नहीं बनेगी, फिर चाहे सबको मरना ही क्यों न पड़े। राघव बोले, कल? लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? महामंत्री विदुर वहां से जाते हुए बोले, ठीक है, परसों होगी। बेसमेंट में अश्विका एक चेयर पर बैठी हुई किसी सोच में गुम थी। वो इस वक्त एक अलग ही जोन में थी। वियान वहां आया, उसने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया और उसके चिक पर किस करते हुए बोला, किस सोच में गुम हो? अश्विका एक हल्की स्माइल के साथ बोली, कुछ नहीं, बस आगे की प्लू कर रही थी। वियान उसकी कमर पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोला, हो गई प्लानिंग। अश्विका ने सिर हिलाया। वियान ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, तो अब मैं आगे की प्लानिंग करता हूं। वियान की बात खत्म होते ही वो सोफे पर थी और वियान उसके ऊपर। राहुल और रिया एक दूसरे के सामने बैठे थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रिया डरते हुए बोली, क्या हमें माँ पापा को सब कुछ बता देना चाहिए? राहुल मना करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, अगर ये बात किसी और के पास गई तो तुम क्वीन नहीं बन पाओगी, और तुमने तो देखा है ना उस विदुर को, उसे तो अभी भी ये लगता है कि अश्विका जिंदा है और वो लौटकर आएंगी। रिया ने राहुल की तरफ देखा और कहा, लेकिन वो तो आ गई ना, फिर चाहे उसका भूत ही क्यों ना हो, वो हमें मार डालेगी। भूलो मत, हम दोनों ने ही उसे मारा था। रिया की बात सुनकर राहुल भी कांप गया। सुमित्रा राघव से बोली, मुकाबले में कौन सी चुनौतियां होंगी? राघव गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, पता नहीं, उस शाश्वत के चमचे मुकाबले में कौन कौन सी चुनौतियां रखेंगे। सुमित्रा उसके पास बैठते हुए बोली, हमारी रिया चुनौतियां पार तो कर लेगी ना? हमें लगता है कि वो कोई ऐसी चुनौती रखेंगे जो सिर्फ अश्विका ही कर सकती है। अश्विका का नाम लेते वक्त उन सबके चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते थे। राघव खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस दिन का मैंने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। इसे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इसलिए इसे तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। विदुर शाश्वत और अहाना जी की तस्वीर के आगे खड़े थे, उनकी आंखों में उदासी थी। वह अपना सिर झुकाकर बोले, हमें माफ कर दीजिए, हम ना तो आपकी राजकुमारी का ध्यान रख सके और ना ही हमारी रानी का। अचानक विदुर को लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विदुर कुछ देर बाद वहां से चले गए। अश्विका सबको अपना प्लान समझा रही थी। उनके बीच में टेबल पर ब्लैक मून आइलैंड का 3D मैप रखा था। सब बड़े ध्यान से सब कुछ देख और सुन रहे थे। रुद्र बोला, क्या प्लान बनाया है क्वीन? आप तो छा गई। मतलब क्या उन सबको हार्ट अटैक से मारने का इरादा है? अश्विका अपनी दोनों आईब्रो उठाकर बोरियत से बोली, सुअर की खाल है, उनकी इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। तमन्ना अश्विका को देखते हुए बोली, तू कब से ऐसे वर्ड यूज करने लगी? अश्विका वहां से जाते हुए बोली, जब से तुमने सुना। इस बार सब हैरान थे। अश्विका जो अपने दुश्मन से भी इज्जत से बात करती थी, वो ऐसे कब से बोलने लगी? रात हो गई थी। रिया और राहुल डर के मारे अपने कमरे में ही नहीं जा रहे थे। वो दोनों सुमित्रा और राघव के रूम में चले गए। उन दोनों को इतनी रात को अपने रूम में देखकर राघव बोले, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों वहां बैठते हुए बोले, हम दोनों तो ये जानने आए थे कि आगे का प्लान क्या है। राघव उन दोनों शक भरी नजरों से देखते हुए बोले, पक्का यही बात है ना? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। राघव वहां से जाते हुए बोले, अभी कोई प्लान नहीं है। राघव वहां से चले गए। वो दूसरे रूम में गए जो दूसरी डायरेक्शन में था। उस रूम में बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, जिसकी आंखें बंद थी।
राघव के जाते ही उसने आंखें खोली और राघव की तरफ नफरत और गुस्से से देखने लगे। राघव एक अजीब सी स्माइल के साथ उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, अब कैसे हैं पापा? उसने पापा पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। राघव जोर जोर से हंसते हुए बोला, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो ना बोल सकते हैं ना हिल सकते हैं, बस मुझे देख और सुन सकते हैं। राघव वहीं पास रखी चेयर पर बैठते हुए बोला, आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं, लेकिन उसके बाद आपको एक बुरी खबर भी सुननी पड़ेगी। राघव अपने पापा की तरफ झुकते हुए बोला, मैं मुंबई गया था, आपको पता है मैंने वहां किसको देखा? अश्विका को। अश्विका का नाम सुनते ही उनकी बुढ़ी आंखों में एक चमक आ गई। राघव अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन बुरी खबर यह है कि वो मेरी ही कार के सामने आकर मर गई। मैंने खुद उसको चेक किया था, वो मर गई। और आपको पता है अब मेरी रिया गद्दी पर बैठने वाली है, अब मेरे राज करने का टाइम आ गया। राघव अपनी बात पूरी कर वहां से जाने लगा, तभी वहां रखा एक बड़ा सोने का पोट जो बालकनी की तरफ रखा था वो गिर गया। राघव जी बालकनी चेक करने लगे, लेकिन वो वहां उन्हें कोई नहीं दिखा तो वो वहां से चले गए। रास्ते में जाते वक्त उनके कान में सिसकने की आवाजें आने लगी। वो आवाज सुनकर हैरान रह गए। राघव चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो फिर से आगे बढ़ गए। वो 4 कदम ही चले थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मामा जी, मामा जी। इस बार वो जल्दी जल्दी चारों तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक डर और शैतानियत दोनों साफ दिख रही थी। वो आवाज वहां गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज चारों तरफ से आ रही है। राघव के कान के पास से पसीने की बूंद टपकने लगी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़े और चीखते हुए पीछे जा गिरे। उनके सामने अश्विका खून से सनी ड्रेस पहने खड़ी थी। उसके हाथों और चेहरे पर भी खून लगा था, जिससे वो बहुत डरावनी लग रही थी। अश्विका राघव की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपने हमें क्यों मारा मामा जी? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने हमें इतनी तकलीफ क्यों दी? हम तो बच्चे थे ना? राघव जी लगातार पीछे खिसकते हुए बोला रहे थे, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राघव जी। राघव ने अपना नाम सुनकर पीछे देखा, जहां कुछ ही दूरी पर सुमित्रा खड़ी थी। राघव ने सामने देखा जहां कोई नहीं था। वो जल्दी से खड़े हुए और सब जगह अश्विका को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुमित्रा राघव की ये हालत और हरकतें देखकर बोली, क्या हुआ? राघव बोले, वो अश्विका थी यहाँ, मैंने उसे देखा, पूरी खून में लथपथ, जैसे मैंने उसे वहां छोड़ा था बिल्कुल वैसे ही। सुमित्रा जी बोली, कहाँ छोड़ा था? राघव ने अश्विका के एक्सीडेंट की बात बता दी। सुमित्रा जी सारी बात सुने हैरानी से बोली, और आप ये हम मुझे कब बताने वाले थे? राघव वहां से सीधा अपने रूम में चला गया, जहां रिया और राहुल अभी भी थे। उन्होंने उन दोनों को बाहर भेजा और खुद सो गए। उन दोनों को मजबूरी में अपने रूम में जाना पड़ा। उन दोनों को अपना रूप किसी हॉरर मूवी के बंगले से कम नहीं लग रहा था। रुद्र, यश, तमन्ना, अजिंका दोनों का उनके रूम में वेट कर रहे थे। अश्विका वियान को लेकर वहां से निकल गई। वियान बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? अश्विका आंखों में चमक लिए बोली, मेरे बचपन के दोस्तों से मिलने। वो दोनों महल के पीछे की तरफ बने एक आलीशान घर के सामने खड़े थे। अश्विका ने डोर ओपन किया। घर में पूरी तरह अंधेरा था। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उसी अंधेरे में 2 जोड़ी आंखें चमक रही थी। वो आंखें बहुत खूंखार थी। वो आंखें अपनी जगह से हिली और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। वियान अश्विका को पीछे खींचता, उससे पहले ही अश्विका एक हल्की चीख के साथ नीचे गिर गई। उसी वक्त घर की लाइट ऑन हुई। वियान ने नीचे देखा, अश्विका के ऊपर 2 पैंथर थे, एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर का था। व्हाइट कलर के पैंथर के माथे के बीचों बीच ब्राउन कलर का सूरज बना हुआ था, और ब्लैक पैंथर के माथे के बीचों बीच व्हाइट कलर का हाफ मून बना हुआ था। वो दोनों अश्विका को चाट रहे और अश्विका हंसते हुए उन्हें दूर रहने को बोल रही थी। वियान ने सामने देखा, जहां विराज और सौम्या खड़े हुए थे। वो दोनों सबसे छुपकर यही रह रहे थे। उन दोनों ने अश्विका को छोड़ा और अश्विका खड़ी हुई। वह उन दोनों को वियान से मिलवाते हुए बोली, वियान, ये है एस्ट्रा और ये है सैम्बल। एस्ट्रा व्हाइट कलर का था, नीली आंखें, माथे के बीचों बीच बना सन, और सेबल ब्लैक कलर का, पीली आंखें और माथे के बीचों बीच बना मून। दोनों दिखने में बहुत क्यूट थे, लेकिन जितने दिखने में क्यूट थे उससे ज्यादा खतरनाक थे। ये दोनों सिर्फ अश्विका की बात मानते हैं और किसी की नहीं। एस्ट्रा सेबल, ये है वियान, मेरा हस्बैंड। वो दोनों वियान को घूरने लगे। उन दोनों को घूरता देख वियान भी दोनों को घूरने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी पूंछ हिलाते हुए वियान के चारों तरफ घूमने लगे। वियान दोनों के बीच में बैठ गया और दोनों के सिर पर हाथ फेरने लगा, जिससे वो दोनों और ज्यादा खुश हो गए। अश्विका और वियान जाकर काउच पर बैठ गए। साइड पर रखे दोनों काउच पर एस्ट्रा और सेबल बैठ गए। ये नजारा दिल लुभाने वाला था।
विराज और सौम्या यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दोनों को देने लगे। अश्विका खड़ी होते हुए बोली, हमारे सभी लोगों को बोलिए तैयार रहें, हर पल हर खतरे के लिए। अश्विका दोनों के सिर पर हाथ फेरकर वहां से जाने लगी। दोनों जल्दी से नीचे उतरे और अश्विका की ड्रेस पकड़ ली। वियान दोनों को घूरकर देखने लगा। उन दोनों ने फुल एटीट्यूड के साथ इग्नोर कर दिया। ये देख अश्विका ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होंठ दबा लिए। वियान अश्विका को आंखें छोटी कर घूरने लगा। अश्विका ने भी उसे इग्नोर कर एस्ट्रा और सेबल से बोली, हम बहुत जल्द आएंगे आप दोनों से मिलने, अभी हमें जाने दो। वियान ने अश्विका को अपने कंधे पर उठाया बाहर ले जाते हुए बोला, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें, मैं तुम्हारी सारी हंसी निकालता हूँ। एस्ट्रा और सेबल घूरकर वियान की पीठ की तरफ देखने लगे। विराज धीरे से बोला, आज पहली बार किसी ने किंग को एटीट्यूड दिखाया है और पहली बार ही किसी ने एस्ट्रा और सेबल को उनकी तरह ही जवाब दिया है, लेकिन तीनों को देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।